हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम ऊप्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सी प्लस प्लस का। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो सी प्लस प्लस का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो ऊप्स कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड है। नॉर्मली जो सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर है वो सी की तरह ही होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स ऐड किए गए हैं वो यही है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या एक रियल वर्ड एंटिटी है, मतलब कि जितने भी रियल वर्ड कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एनी एंटिटी दैट हैज स्टेज एंड बिहेवियर इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। एनी एंटिटी जिसका कोई बिहेवियर या स्टेज होता हो उसी को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंट ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का ही पार्ट होता है, इंस्टेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज ए एक्टिव एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या एक एक्टिव एंटिटी है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट एक मेन एंटिटी है जो कि एक्चुअल में वर्क कर रही होती है, उसी को ही हम एक्टिव एंटिटी कहते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि प्रोग्राम के अंदर जो मेन रोल जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट का ही होता है। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में वर्क जो कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट ही कर रहा होता है, क्योंकि जब भी हम क्लास के अंदर जो हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल किया जाता है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को एक्टिव एंटिटी कहते हैं। क्लियर है। Then next, when a class is defined, no memory is allocated, but when it is initiate and object is created, memory is allocate. जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो किसी भी टाइप की मेमोरी जो होती है वो एलोकेट नहीं होती है, बट जैसे ही हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को एक्टिव एंटिटी कहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जो मेन रोल होता है वो ऑब्जेक्ट का ही होता है, क्योंकि उसके थ्रू मेमोरी एलोकेट होती है। क्लियर। अब हम क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट को हम कैसे समझें। फॉर एग्जांपल कि आप एक कार है, उस कार को आप एज ए क्लास कंसिडर कर सकते हैं, और उस कार के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि इंजन है, उसके टायर हैं, उसका कलर है कार का, और उसके मिरर, उसकी सीट, वो सभी जो है उसके जो भी हैं वो सभी ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि वो एक एज ए एक्टिव एंटिटी है, वो वर्क कर रहे हैं, उनका मतलब उनका मूवमेंट हो रहा है, उसके थ्रू ही हमारी जो कार है वो वर्क कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि कार के जितने भी पार्ट्स हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट होंगे, और जो पूरी जो कार है वो है हमारी क्लास होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारी क्लास की फंक्शनलिटी को डिफाइन करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, सभी ऑब्जेक्ट एक्टिव एंटिटी है, वो सभी वर्क कर रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि कार की क्या क्या फंक्शनलिटी है, इसलिए आप कार को क्लास कंसिडर करेंगे और जो जितने भी उसके पार्ट्स हैं उसको आप एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। इस टाइप से आप इसको क्लास और ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। क्लियर है। अब हम क्लास की थ्योरी देखेंगे, क्लास होती क्या है। अब डेफिनेशन क्या मतलब लिखेंगे उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर ए क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्लास क्या एक मतलब ढांचा होता है, ढांचा हो या एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। क्लियर है। जैसे कि जो कार है वो एक क्या है, एक नॉर्मल ढांचा ही है, उसके अंदर उसके हमारे सारे पार्ट्स हमने ऐड किए हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो पार्ट्स ही हमारी उस कार की फंक्शनलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो कार है वो एक ब्लूप्रिंट, एक ढांचा है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, क्योंकि हमने कार का एग्जाम्पल लिया तो कार तो ओनली फॉर एक पूरी कार थी, उसके अंदर सारे उसके पार्ट्स उस कार के अंदर थे, तो कार क्या हो गई, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो गया, क्योंकि उन्हीं पार्ट्स को हमने एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर किया था, इसीलिए तो हम ये कह सकते हैं कि कार क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट, क्लास इज ए पैसिव एंटिटी। क्लास की एक पैसिव एंटिटी, मतलब कार हमारी वर्क नहीं कर रही है, कार के जितने भी उसके पार्ट्स है वो वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारे एक्टिव एंटिटी होगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारे एक्टिव एंटिटी है, लेकिन जो कार है वो एक्टिव एंटिटी नहीं है, एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही है कार। ओके, उसके पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास इज पैसिव एंटिटी। ओके, बट ऑब्जेक्ट इज एक्टिव एंटिटी। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच हैज डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। डेटा मेंबर मीन्स उसके उस प्रोग्राम के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए बी, वो सब डेटा मेंबर होंगे, और मेंबर फंक्शन जो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, वर्ड सम जो भी बनाते हैं, वो आपके मेंबर फंक्शन होंगे। क्लियर है। अब हम इसके सिंटेक्स को देखेंगे, उसको समझेंगे। जैसे कि हमने क्लास बनाई,
बॉक्स नाम की, और उसके अंदर हमने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया है। क्लियर है? और हमारी क्लास की बॉडी जो है वो सेमीकोलन के थ्रू क्लोज हुई है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि आप इसको हमेशा क्लास की बॉडी जो वो सेमीकोलन से ही क्लोज करेंगे, नहीं तो आपके प्रोग्राम में एरर आ सकती है। क्लियर है? तो अब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपके वेरिएबल है वो डेटा मेंबर होंगे, और जो मेंबर फंक्शन क्या है, आपके जो भी फंक्शन आप डिफाइन करेंगे वह वो होंगे। क्लियर है? अब प्राइवेट और पब्लिक क्या है? प्राइवेट जो है कि और पब्लिक ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो कि हमारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि हमारे इन मेंबर्स को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? अब इसके बाद में लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। इन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डायरेक्टली डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे B1, B2, B3 हमारे ऑब्जेक्ट बनाए, और इनके थ्रू हमारे इन मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर को हम कॉल करेंगे, तभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने अभी नॉर्मल थ्योरी पार्ट ही कवर किया है। अब आगे हम वीडियोस के अंदर देखेंगे, इसके डिटेल में देखेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हम इसको समझेंगे, लेकिन अभी हमको नॉर्मली समझना है थ्योरी पार्ट। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मीन्स वन क्लास जो होती है वो अनदर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करती है, उसी को ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे वैन वन क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या? डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, मतलब कि वेरिएबल्स और उसके जो फंक्शंस होते हैं उसको दूसरी क्लास इजीली एक्सेस कर पा रही है, तो उसी को ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास ए बनाई हमने और ये क्लास बी बनाई। क्लास ए को हम सुपर क्लास, बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहेंगे। क्लियर है? और क्लास बी जो है ये सब क्लास, ड्राइव क्लास ये या चाइल्ड क्लास कहेंगे। जो क्लास हमारी मतलब पेरेंट क्लास को एक्सेस कर रही, जो क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सेस कर रही होती है उसको हम ड्राइव क्लास कहते हैं, जो कि क्लास बी है। क्लियर है? क्लास बी क्या कर रही है? क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रही है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे कि फादर की प्रॉपर्टी होती है तो उसकी जो चाइल्ड होता है वही उसको इनहेरिट कर पाता है, और उस चाइल्ड की प्रॉपर्टी जो होती है उसका चाइल्ड उसको इनहेरिट कर पाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामिंग में समझ सकते हैं कि क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है उसको क्लास बी इजीली एक्सेस कर पा रहा है इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है? इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे C++ का, क्योंकि इसके थ्रू हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो गई है। जब भी हम कोई बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट का जो कोड होता है वो भी कहीं मतलब बड़ा होता है, बहुत लेंदी होता है। तो उस कोड, क्योंकि उस कोड के अंदर हम सेम वेरिएबल्स और सेम फंक्शंस को हमें बार बार यूज़ करने की नीड होती है, तो हम इनहेरिटेंस के थ्रू एक ही क्लास के अंदर उन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करके उसको बार बार इजीली यूज़ कर सकते हैं। यही फंक्शनलिटी इनहेरिटेंस हमें प्रोवाइड करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट है ऊप्स कॉन्सेप्ट का। क्लियर है? अब इसके सिंटैक्स को हम देखेंगे, हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो क्लास ए बनाई है, उसके अंदर हमने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया है, और फिर हमारी क्लास को हमने सेमीकोलन के थ्रू क्लोज किया है। क्लियर है? उसके बाद में हमने क्लास बी बनाई है और कोलन पब्लिक ए। क्लास बी जो है वो क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, वो किसके थ्रू कर रही है? कॉलन के थ्रू। इस कॉलन को ही इनहेरिट ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही हम क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाते हैं। अगर आप ये कॉलन नहीं लगाते हैं तो आप इन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन मतलब कि क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और उसके बाद में आप सेम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्लास बी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप कई सारी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका एक सिंटेक्स होता है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस मॉर्फिज्म। पॉली मतलब मेनी, प्लस मॉर्फिज्म यानी फॉर्म्स, यानी मैनी फॉर्म्स, मतलब कि वन नेम मैनी फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक ही नेम है लेकिन उसकी कई फॉर्म्स हो सकती है, उसी को ही हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि व्हेन वन टास्क इज परफॉर्म बाय डिफरेंट वे आर कॉल्ड एज ए पॉलीमॉर्फिज्म, यानी किसी भी टास्क को करने के कई वेज हो सकते हैं, उसी को ही हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्लस ऑपरेटर है, उस प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके आप 2 नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग के अंदर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके आप 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है पॉलीमॉर्फिज्म का, क्योंकि इसमें जो प्लस ऑपरेटर है वो एक ही है लेकिन उसको उसको वर्क करने का उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, उसी को ही हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पर चलेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आता है वर्चुअल फंक्शन। तो इस टाइप से पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स होते हैं और इन सभी टॉपिक को हम डिटेल में भी देखेंगे, बट अभी हमको इतना ही समझना है क्योंकि हमको इस वीडियो में थ्योरी पार्ट कवर करना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हाइडिंग इंटरनल डिटेल एंड शोइंग फंक्शनलिटी। इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल डिटेल होती है उसको हाइड किया जाता है और उसकी फंक्शनलिटी को लेकिन बता दिया जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके अंदर हमने सम नाम का कोई फंक्शन बनाया है, तो वो सम नाम का जो फंक्शन है वो 2 नंबर को ऐड करके हमें बता रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रही है। तो उस बैकएंड की प्रोसेस को ये हाइड करके रखता है, मतलब कि ये हमारे प्रोग्राम की सिक्योरिटी को हाइड रखता है, उसी को ही हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि हमें ये पता नहीं होता है कि फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है, हमें बस इतना पता होता है कि फंक्शन का क्या आउटपुट है, बस। क्लियर है? नोट, in C++ we use abstract class and interface to achieve abstraction। C++ के अंदर हम abstract class को इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू अचीव करते हैं। क्लियर है? अब आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब कि बाइंडिंग और वैपिंग करना, मतलब इनकैप्सुलेट करना, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक साथ बांधना, इकट्ठा करना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। जैसे कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट इज नॉन एज इनकैप्सुलेशन। मतलब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक साथ सिंगल यूनिट के अंदर इनकैप्सुलेट करना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी क्या होता है कि जो डेटा को हाइड किया जाता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है डेटा को, मतलब कि जिसको हमारे डेटा को एक्सेस करने की परमिशन होती है वही उसको एक्सेस कर सकता है। इससे हमारा डेटा जो होता है वो सिक्योर रहता है इनकैप्सुलेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कि कैप्सूल इट इज़ अ रैप्ड विथ डिफरेंट मेडिसिन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के अंदर कई सारी मेडिसिन जो होती है ना, वो उसके अंदर रैप्ड होती है, मतलब बाइंड की हुई होती है, फिर एक कैप्सूल बनता है। तो उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो भी हमारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक साथ इकट्ठा या बाइंड कर दिया जाता है, जिससे कि जिसको परमिशन होती है वही हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, जिससे डेटा सिक्योरिटी बनी रहती है। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग, इन डायनेमिक बाइंडिंग द कोड टू बी एग्जीक्यूट इज इन रिस्पॉन्स टू फंक्शन कॉल इज डिसाइड एट रन टाइम। डायनेमिक बाइंडिंग मतलब कि जो ऑब्जेक्ट और प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्ट और फंक्शंस होते हैं उनको आपस में बाइंड करना ही डायनेमिक बाइंडिंग कहलाता है। ये रन टाइम में ये प्रोसेस होती है। जैसे ही कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कोई फंक्शन कॉल होता है, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं और फंक्शंस को आपस में बाइंड करना ही डायनेमिक बाइंडिंग कहलाता है। क्लियर है? तो C++ में हैज़ वर्चुअल फंक्शन टू सपोर्ट दिस। वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो डायनेमिक बाइंडिंग को सपोर्ट करता है। क्लियर? अब लास्ट टॉपिक हमारा है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में क्या होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, उसी को ही हम मैसेज पासिंग कहते हैं। क्लियर? जैसे ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ वन अनोदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में डेटा को सेंड एंड रिसीव करते हैं बाय मैसेज पासिंग के थ्रू। जैसे कि ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए क्या है? सेंडिंग ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट बी जो है रिसीविंग ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट ए जो है वो बी को डेटा भेज रहा है, तो वो जो मैसेज पासिंग के थ्रू डेटा को भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, उसी प्रोसेस को मैसेज पासिंग कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं मैसेज पासिंग के थ्रू। इस प्रकार से हमारे सारे जो ऊप्स कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं, आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इसके प्रैक्टिकल पार्ट को भी डिस्कस करेंगे।